हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन सर आप सभी का स्वागत करता हूं जो लाइफ स्ट्रीम में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। चलिए चैप्टर नंबर 2 जो 11वीं क्लास की केमिस्ट्री है, इस चैप्टर का बात किया जाए तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये अगले ईयर्स में फिजिक्स में 3 लेसन को कंप्लीट करती है। तो ये चैप्टर बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो रहा है। तो चलिए इस चैप्टर का स्टार्टिंग देखा जाए तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग सर्वप्रथम पदार्थ से होता है। अब पदार्थ जो बात आती है, पदार्थ है क्या चीज़, तो अपन 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ जो होता है वो हर वस्तु जो उसमें कुछ द्रव्यमान हो और आयतन हो और अवरोध उत्पन्न कर सके तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और अवरोध उत्पन्न करे तो उससे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को जब हमने सोचा कि पदार्थ किससे बना है, तो जब ये सोचने का प्रयास करने लगे तो धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि पदार्थ को तोड़ने की कोशिश की है। तो पदार्थ को तोड़ते तोड़ते तो इस तोड़ने का सर्वप्रथम प्रयास किए हैं डाल्टन। तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ जब तोड़ते तोड़ते एक ऐसे पोजीशन पर पहुँचे जहाँ पे उनको मिला एटॉम। एटम मीन्स परमाणु। एटम का यानी ए का ग्रीक वर्ड जो होता है नट, और टर्म का मतलब डिविजुअल, यानी परमाणु का डेफिनेशन ये मिला कि परमाणु और विभाज्य नहीं हो सकता है। लेकिन फिर कुछ समय के पश्चात परमाणु को भी देखा गया कि कुछ भाग यानी 3 भागों में उसको भी डिवाइड किया गया है। तो 3 भागों में कौन कौन डिवाइड है, तो सबसे पहले देखा गया कि इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो ऐसे तो अपन ने सभी कणों के बारे में हमें पढ़ाई करना है कि इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रोटॉन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुआ है। ये सारे प्रयोग हम लोगों ने पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना बस समझ लें कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम खोज करने वाले जो है थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। लेकिन यहाँ पे अपन ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ई पर गोल्डनाश। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब थॉमसन अर्थात टॉमसन भी इसको कहा जाता है, किसी किसी बुक में मिलेगा। पर का मतलब प्रोटॉन, गोल्ड का मतलब गोल्डस्टीन और ना का मतलब न्यूट्रॉन, च का मतलब चैडविक। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। अब ये अपन ने पता करने की कोशिश किया कि जब परमाणु में 3 भाग यानी परमाणु भी 3 भागों में डिवाइड है, तो ये बता सकते हैं कि परमाणु एक घर का काम करने लगा। तो उस घर में रहने वाले 3 लोग हैं जो वो कहाँ कहाँ रहते होंगे इसका पता करने के प्रयास करने लगे। तो जब ये प्रयास में लोग लगे कि वो तीनों का स्थिति कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, तो उसके लिए मॉडल की ज़रूरत पड़ी, जिसे परमाणु मॉडल। तो सर्वप्रथम मॉडल का जो देने का काम किए थॉमसन ने। तो थॉमसन मॉडल सबसे पहला आता है, थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल जो आता है, तो ये थॉमसन मॉडल में ये बात आती है कि थॉमसन मॉडल जो आता है, पहला नंबर में थॉमसन मॉडल के अनुसार ये देखा गया कि परमाणु जो है धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। तो धनावेशित गोला है जो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब धंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ बात आती है कि
थॉमसन का जो मॉडल है अपने आप में एक्यूरेट मॉडल नहीं है, लेकिन बट फिर भी हमें थॉमसन के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें निकल कर आई। उन्होंने क्या बताया कि धन आवेश बराबर ऋण आवेश। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रोटॉन के अंदर, यानी कोई भी प्रोटॉन के अंदर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस परमाणु का टोटल नेट आवेश जो होता है वो शून्य होता है, अर्थात 0, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी आवेश के, कोई भी मतलब पदार्थ है, उसके पास आवेश जब 0 हो जाता है तो परमाणु विद्युतः उदासीन हो जाता है। तो इसका मतलब कि इसका नेट आवेश जो 0 होने के कारण इसे हम विद्युतः उदासीन भी कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि लेकिन थॉमसन का सबसे बड़ा कमी जो दिखा, कमियां क्या थी कि जब न्यूट्रॉन का खोज हो गया तो न्यूट्रॉन के खोज के बाद न्यूट्रॉन के बारे में व्याख्या करने में जब ये पूछा गया कि इस मॉडल के अंतर्गत न्यूट्रॉन की स्थिति कहाँ है, तो ये मॉडल बताने में असमर्थ रहा कि न्यूट्रॉन कहाँ स्थित है। तो इस मॉडल के अनुसार ये स्थिति को पता लगाना असमर्थता साबित हो रही थी कि न्यूट्रॉन किस जगह स्थित है, जिसके कारण ये मॉडल जो था फाल्स होने लगा। तो इसके बाद कुछ प्रयोग हुआ। वो प्रयोग के दौरान क्या था, तो प्रयोग जो था रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन जो था रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन के नाम से जाना गया, जो कि रदरफोर्ड एक्चुअली में वो टीचर थे, उनके 2 स्टूडेंट गीगर और मार्सडन, गीगर और मार्सडन जो थे उनके स्टूडेंट, जो कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को दर्शाए। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का मतलब ये हुआ था कि उसके अंतर्गत रेडियो एक्टिव तत्वों को अपन ने प्रयोग में अपन ने प्रयोग में जब लाए रेडियो एक्टिव तत्व, तो वो रेडियो एक्टिव तत्व जो थी अल्फा प्रकीर्णन उस रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली थी, उस रेडियो एक्टिव तत्व को लाया गया कि जिससे केवल अल्फा प्रकीर्णन उत्सर्जित हो, अल्फा किरण उत्सर्जित हो। ऐसे तो रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सभी रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो अल्फ़ा। तो ऐसे पता चलता है कि अल्फ़ा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने वाली 3 अल्फ़ा किरणें, यानी कि अल्फ़ा किरणें और बीटा किरणें और गामा किरणें जो उत्सर्जित करने वाली जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग जो लेंगे अल्फ़ा किरणन उत्सर्जित करने वाली रेडियो एक्टिव, अल्फ़ा किरणन उत्सर्जित करने वाली जो रेडियो एक्टिव होती है वो होते हैं हीलियम He, जो हीलियम 42, अर्थात 2 परमाणु क्रमांक किसी रेडियो एक्टिव तत्वों में से 2 परमाणु क्रमांक निकाल दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे अल्फा किरण प्रकीर्णन मतलब उत्सर्जित हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि हीलियम जब 2 निकल रहा है तो इस पे 2 जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, यानी जो प्रकीर्णन अल्फा किरण को निकाल दिया जाता है, तो अल्फा के प्रकीर्णन को निकालने के बाद इसमें इसका मतलब है कि हीलियम पे 2+ चार्ज आ जाता है। तो 2+ आ जाता है, तो ये साबित करता है कि अल्फा किरण भी
धन आवेशित होती है। मतलब अल्फा किरण के सामने अल्फा प्रकीर्णन जो होती है वो कैसी होती है, तो धन आवेशित होती है। तो इसका मतलब हमें ये हुआ कि ये जो अल्फा प्रकीर्णन जो उत्सर्जित होती है किसी भी रेडियो एक्टिव से, तो वो अल्फा प्रकीर्णन कैसी होती है, तो धनावेशित होती है। इतना अपने आप को पता चल गया कि अल्फा प्रकीर्णन जो होती है धनावेशित होती है। चलिए अब इस प्रयोग को दर्शाया गया कि जब ये देखा गया कि रेडियो एक्टिव तत्वों को लिखा, तो यहाँ से बहुत सारे किरणें उत्सर्जित होने लगी, मतलब फैलने लगी। जब यहाँ से फैलने लगी किरणें, तो ये हुआ कि इसको किरणें यहाँ से न फैल करके बहुत ज़्यादा दूरी तक न फैले, इसको संकुचित करने के लिए एक लेड का बॉक्स लगा दिया गया। लेड का बॉक्स लगा दिया गया और उस लेड के बॉक्स इसलिए लगाया गया कि वो किरणें संकुचित हो सके। लेकिन फिर भी वो संकुचित ज़्यादा न हो पा रही थी, फिर भी फैल कर जा रही थी। तो इसको और संकुचित और शार्प हो सके, इसके लिए यहाँ पर एक सेटअप लगाया गया। एक सेटअप लगाया गया, वहाँ से क्या किया गया कि उस सेटअप के माध्यम से वो किरणें और जो है शार्प हो सके। तो यहाँ से लगाने के बाद क्या हुआ कि वो सेटअप लगाने के बाद वो किरणें शार्प होकर के वहाँ से निकलने लगी, गुजरने लगी। तो अल्फा किरण पुंज वहाँ प्राप्त हुई। एक अल्फा किरण पुंज जो प्राप्त हुई, उस अल्फा किरण पुंज को क्या किया गया कि सोने के पन्नी पर क्या किया गया, बमबार किया गया। सोने के पन्नी मतलब सोने के पत्थर जो था उस पर बमबार किया। अपन ने पढ़ेंगे कि सोने के पन्नी ही क्यों यूज में लिया गया था इसके लिए। तो इस पे क्या किया गया, सोने की जब पन्नी पे बौछार किया गया, अल्फा प्रकीर्णन का बौछार हुआ, तो ये सोने के पन्नी से क्या हुई कि अल्फा किरणें का जो बहुत सारी दिशाओं में फैलने लगी। ये जो सोने के पन्नी से जो अल्फा किरणें क्या हुई, फैलने लगी। तो ये जो अपन फैले ना, उसके लिए फैल करके कहाँ जा रही है, उस चीज को, दृश्य को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फोटोग्राफी फिल्म को उसके चारों तरफ फोटोग्राफी फिल्म लगा दिया है। तो फोटोग्राफी फिल्म इसलिए लगाया गया कि वो किरणें कहाँ जा रही है उसको देखने के लिए, कि उसका जब भी वो वहाँ से किरणें निकलेगी तो वहाँ पे जैसे धब्बे जैसे आ जाएगा। तो उस धब्बे जैसे को देखने के लिए कि धब्बा कहाँ कहाँ बन रहा है, तो अपन ने पता कर लेंगे उस तरह से कि कहाँ पर जा करके वो किरणें आ रही है और कहाँ से निकल रही है। जब धब्बा बन जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ से वो किरणें आई थी। तो उस फोटोग्राफी फिल्म को उसके चारों तरफ लगा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पूरा फोटोग्राफी, ये जो प्रयोग जो कर रहे थे उसे एक चेम्बर में, यानी चारों तरफ से उसे बंद कर दिया गया, जिसे निर्वात चेम्बर भी कहते हैं। यानी जो प्रयोग जहाँ पे दर्शा रहे थे उसे हम लोग निर्वात चेम्बर भी कहते हैं। अब इसके बाद ये पता चला कि ये सारे चीज करने के बाद यहाँ से ये देखा गया कि यहाँ से सोने के पन्नी के बाद यानी कि देखा गया कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही थी कि जहाँ से अल्फा किरणें उत्सर्जित हो रही थी। सोने के पन्नी से जब बौछार किया गया तो वहाँ से ये पता चला कि जब अल्फा किरणें कुछ ऐसी देखा गया कि फोटोग्राफी फिल्म पे एक ही जगह बहुत सारे धब्बे दिखाई दिए। तो इससे ये पता चला कि ये जो अल्फा किरणें बिल्कुल सीधे, बहुत सारे जो मतलब अल्फा किरणें हैं जो सीधे निकल करके जा करके फोटोग्राफी फिल्म पे धब्बे बना रही है। तो जब फोटोग्राफी फिल्म पे धब्बे बना रही है तो इससे ये पता चल रहा है, और कुछ ऐसी अल्फा किरणें थी जो कि अपने थोड़ी सी एंगल में चेंज करके, अपने एंगल को चेंज करके मुड़ जा रही थी। थोड़ी सी एंगल को चेंज करके मुड़ रही थी। और कुछ ऐसी अल्फा किरणें थी कि जो जिस दिशा में गई थी उसी दिशा में लौट कर आ गई।
तो इससे ये पता चलता है कि जब कोई भी, ये अपने से पहले से ही पता चल चुका है कि अल्फा किरणें जो धनावेशित किरण होती है, धन आवेश होती है, तो जब धनावेशित होती है तो इससे ये पता चल रहा है कि अल्फा किरणें जब धनावेशित होती है तो इसका मतलब ये है कि जब सीधे निकल करके एक जगह जा करके किसी फोटोग्राफी फिल्म में बार बार उसी पे धब्बा बनाए, वो भी सीधी लाइन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जा रही है उसको कोई रोक नहीं रहा है, और कोई भी इंसान है किसी गली में जब जा रहा है और उसको कहीं रोकने वाला जगह नहीं, रुकने वाला मिला है, तो सीधे निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो खाली जगह है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो परमाणु होता है वो अंदर खोखला होता है, मतलब खाली जगह है। इसका मतलब ये पता चला। दूसरी स्थिति में ये पता चला कि जब वो किरणें आ रही थी और थोड़ा सा एंगल चेंज करके वो क्या स्थिति में है कि थोड़ा सा एंगल चेंज करके जब मुड़ जा रहे थे और मुड़ करके किसी स्थान पे जाकर धब्बे बना रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धनावेशित कण, ये भी धनावेशित कण, इसका मतलब कि जब ये मुड़ रही है तो धन आवेश इसका साबित ये कर रहा है कि ये प्रतिकर्षित हो रही है। इसका मतलब कि ये मुड़ रही है अपने लाइन स्पेस पे, उसको जगह नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि कोई ऐसा कण है जो इसको विरोध कर रहा है इसका, तो विरोध करने वाला ये पता चला कि धन आवेश जब ये है तो इसका मतलब ये है कि वो भी कोई कण ऐसा होगा कि जो धन आवेश होगा जो इनको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये अपने आप को पता चला कि कहीं न कहीं इस परमाणु के अंदर धन आवेशित कण स्थित है। यानी प्रेक्षण में ये पता चला कि धन आवेश कहीं न कहीं इसके परमाणु के अंदर धन आवेश कहीं न कहीं स्थित है। तो ये ऑब्जर्वेशन में ये पता चला, अर्थात प्रेक्षण में ये पता चला कि कहीं न कहीं परमाणु के अंदर धन आवेश है। परिमाण में ये पता चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 3 में ये देखा गया कि 20,000 से या 12,000 किसी बुक में मिल रहा है या 8,000 कहीं किसी बुक में मिलता है, में से अल्फा किरणें वापस आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी जो यानी 20,000 में से एक अल्फा किरणें वापस लौट कर आई है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं जो वापस आ रही है लौटकर उसी के आसपास, अर्थात वहीं पे कहीं ना कहीं जो एक्चुअली में धन आवेश है जो कि क्या कर रहा है, उस किरणों को विरोध कर रहा है, जो कि लौट करके आने में मजबूर हो रही है। इसका मतलब प्रतिकर्षित हो रही है। तो ये पता चला कि धन आवेश है लेकिन वह धनावेशित भाग अत्यंत ही छोटा है, जो कि केवल उतने किरणों में से केवल एक ऐसी किरण थी जो एक किरण को वो प्रतिकर्षित कर रहा था। तो इसका मतलब कि वो धन आवेश भाग है लेकिन बहुत ही छोटा भाग है, जिससे अपन ने उसको नाभिक का नाम दिया। तो कहा जाता है कि परमाणु के नाभिक जिसे धनावेश, तो ये रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से ये पता किया अपन ने कि परमाणु के अंदर एक ऐसा छोटा भाग है जहां धन आवेश स्थित है जो कि अल्फा किरणों को प्रतिकर्षित कर रहा था। तो उस छोटी सी पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। और नाभिक कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। ये अपने आप को पता चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के अंदर धनावेश होता है, ये पता चल गया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि नाभिक में कौन कौन कण उपस्थित होते हैं और परमाणु के बारे में और अध्ययन करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के बारे में भी आगे समझेंगे अपन ने कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुआ है। तो फिर हम लोग वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।